बताएगा कोई? हाँ बोलो। सर अगर लेस देन 2 हुआ तो हम्म जो जो वो है वो वाई को चूज करेगा, क्योंकि हम्म कर्व स्टीपर होगा। और अगर कर्व हम्म फ्लैटर हुआ, मतलब ग्रेटर हम्म देन 2 हुआ, तो हम्म। फिर वो एक्स को चूज करेगा। हाँ नहीं, अगर हमारा जो है P1/P2 लेस देन 2 हुआ, तो इसका हाँ मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है बजट कांस्टेंट इज फ्लैटर देन दैट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, है ना? हाँ अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व है और ये हमारा बजट लाइन है। अगर हमारा P1/P2 लेस देन 2 हुआ तो ये फ्लैटर हुआ। अब आप हाँ कह रहे हो कि आप यूटिलिटी इंडिफरेंस कर्व को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है? अब इंडिफरेंस कर्व तो इंक्रीज अपवर्ड डायरेक्शन में होता है ना, है ना? हाँ। अब इनडायरेक्ट इंडिफरेंस कर्व हमारा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारे एक्स्ट्रा की कंजप्शन देखो, यहाँ पे जाके इंडिफरेंस कर्व इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ओके तब ठीक हमारा है। एक्स्ट्रा का कंजप्शन मैक्सिमम होगा और वाई स्टार हमारा यहाँ पे देखो जीरो ही होगा एग्जैक्टली। हाँ तब हम कहते हैं कि अगर हमारा P1/P2 which is the slope of budget constant is less than that of the slope of the indifference curve, then we are consuming only x star। आप ओके अपोजिट, ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ हाँ, नो 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 प्रॉब्लम, गलती करके सीखोगे यार, ऐसा कुछ नहीं, हम भी बहुत जल्दी नहीं सीखे थे। और अगर दूसरा केस में यही है कि अगर P1/P2 इज मोर देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, तब हम जो है वाई स्टार कंज्यूम करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबको आ गया होगा तब। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते, ठीक है? अब जो है जैसे कि मैंने कहा था कि केसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, जैसे कि हमने अभी मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई के बारे में पढ़ा, जहाँ पे कि हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स का केस था वो। अब यहाँ पे तो है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में भी थोड़े से सब्स्टिट्यूशन का भी केस घुसेगा, तो यहाँ पे थोड़े बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बट क्वेश्चंस ऐसे ही आते, क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो जैसे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हमने करा था कि वहां पे ऑप्टिमम उस पॉइंट पे होता है जहां पे कि x इज इक्वल टू वाई होता है। तो यहाँ पे भी इसको और इसको सेम करते हैं। जैसे कि पहले क्या करते हैं हम, इसमें पहले हम आपको डायग्राम बनाते हैं x+2y। x+2y का स्लोप क्या होगा? हाँ। हाँ, और 2x+y का? 2। 2। हाँ, राइट। तो हाफ वाला ज्यादा फ्लैटर होगा या 2 वाला फैक्टर होगा? 2 वाला ज्यादा फ्लैट। हाँ, नहीं सॉरी, बताओ। बनाना होगा। मतलब 2 वाला ज्यादा फ्लैटर होगा ना, क्योंकि वो तो ज्यादा। क्यों 2 वाला तो उल्टा स्टीपर नहीं होना अच्छा चाहिए? फ्लैटर। हम्म क्योंकि हाँ, मैं उस हम्म फ्लैटर को वैसे समझ रही थी। हाँ हाँ, ठीक है। तो फ्लैटर जो होगा वो मतलब ज्यादा ऐसे प्लेन प्लेन। हाँ 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 और ओके। 2 वाला ये, ठीक है? अब 2 वाला हमारा ये हो गया और फ्लैटर वाला हमारा हाफ हो गया। ठीक है, इसमें हाँ क्या होता ठीक है है। जैसे कि फिर से अगर आप लिखोगे मिनिमम ऑफ, मतलब हमारा ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया और ये यूटिलिटी फंक्शन बन गया। तो इसमें केसेस बनते, अब इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये बना कैसे, चलो मैं तुम आपको समझाता हूँ। Inside of this, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे एक किंग फंक्शन निकालते हैं जो कि पॉइंट ऑफ टेस्ट करते हैं, जहाँ पे कि x+2y इज इक्वल टू 2x+y। ठीक है, तो हम जब इसको दोनों को इक्वेट करेंगे, तो इससे मतलब हम जब चेंज करेंगे तो हमारा x इज इक्वल टू y आ जाएगा। x+2y इज इक्वल टू 2x+y। तो x लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, y लेफ्ट और राइट हैंड साइड, मतलब इंटरचेंज करके x इज इक्वल टू y आ जाएगा पॉइंट, जो कि हमारी ये लाइन बनेगी। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि हमारा x+2y और 2x+y का फंक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, और एक एक इंडिविजुअल पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बने, जैसे कि हमारा x+2y ये हो गया, और इसका जो है पॉइंट 4,0 और 0,2, और 2x+y का हमारा जो पॉइंट ऑफ x एक्सिस इंटरसेक्शन है वो हमारा 2,0 और 0,4। तो हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो है हमारी यूटिलिटी आखिर हो क्या सकती है। जैसे कि 4x
4,0 को हम इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर हम यहाँ से मिनिमम निकालेंगे। तो 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 4 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ मिनिमम ऑफ 4,8 का हो गया 4। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और यहाँ तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन ऐसे होगा या ऐसे होगा, या मतलब ऐसे होगा, मतलब क्या यूटिलिटी फंक्शन होगा। उसके लिए हमको टेस्ट करना पड़ता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे को इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए, इस पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको करना चाहिए, तो उसको हम टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स डाले कि 4,0 और 2,0 में हम टेस्ट कर रहे हैं किसमें यूटिलिटी मैक्सिमम है। तो इसमें हमने देखा 4 पे है, और 0,4 और 0,2 पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि यूटिलिटी किसमें मैक्सिमम है। तो इसमें वी फाउंड आउट दैट द यूटिलिटी इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ 0,4. So that is how the utility function is this. So does anyone have any question of how we found out like what will be the utility function in the case of this? है किसी को कोई डाउट? चलो श्योर, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये एक और वैसे एक और तरीका है, इसको जो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और तरीका है कि हम कह रहे हैं कि what are the cases in which the x plus 2y is greater than that of 2x plus y. We try to find out that x plus 2y is greater than 2x plus y is when the y is greater than x. Like if you will take x to either and y to left hand side, then y will be greater than x. And in this case, in the graph, where will be the y greater than x? It will be in this case, because above this line you can see that y is more than x. That is why this is the case, and in this case we are saying that the utility function will be 2x plus y. 2x plus y is this one and not this one. And the other way is that the 2x plus y is greater than x plus 2y, which will be happening in the case of x greater than y. So x greater than y is this, and the utility function is x plus 2y, which is this. This is how we got the utility function. And now we will move a little bit forward. अब ये जो है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे कि हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है फ्लैटर सेक्शन का जो है हमारा ये है हमारा x plus 2y. स्टीपर सेक्शन हमारा है 2x plus y. तो फ्लैटर सेक्शन का स्लोप हमारा हाफ, and the steeper section has the slope which is equal to 2. That is what we have written here. And now we are going to find out the demand function, Martian demand function in the various cases. And in this, there are the five cases. The one thing that I would like to tell you all is that, like, stay motivated. I know that it is difficult in the time of COVID, like listening to, attending all these lecture online. You guys must be fed up of that, but still remain motivated and continue to prepare for these entrances. They will definitely change your life, because not everyone can afford the fees of IIMs to get the placement of above 15 lakh. You can get these packages in institutions like that, the MA Economics Institution, DSE, ISI, GNU, IGIDR, but you need to work hard to get there, but stay motivated. So that is why I just wanted to that is what I just wanted to tell you, that पढ़ते रहो यार, हो जाएगा सब कुछ। तो क्वेश्चंस अगर आते हो तो पूछ लिया करो, और कोई डाउट हो तभी पूछ लिया करो। ठीक है, तो अगर केस 1 है जहाँ पे क्या ले रहे हैं दैट P1/P2 इज लेस देन हाफ, तो P जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब स्लोप लाइन जो है फ्लैटर है, स्लोप लाइन अगर फ्लैटर होगी तो x की कंजप्शन होगी, तो x स्टार इक्वल टू m/P1 हो जाएगा और y स्टार 0 हो जाएगा। ठीक है, और P1/P2 इज इक्वल टू हाफ, तो P1/P2 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पे थोड़ा
हमारे को केसेस देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये जैसे P1/P2 हमारा हाफ है, तो ये देखो यहाँ से बजट कांस्टेंट गया। अब आपकी कंजप्शन यहाँ से कुछ भी हो सकती है एक्स स्टार की, बट मुझे बताना पड़ेगा ना जैसे रेंज आखिर है क्या। तो एक्स यहाँ पे जो है एक्स स्टार इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई है, तो एक्स इक्वल टू वाई जो है हम बजट कांस्टेंट में पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू वाई हमने पुट करा, तो एक्स हमारा आया m/P1 प्लस P2। अब इस पॉइंट पे जो है एक्स स्टार और वाई स्टार सेम है, तो वाई भी इक्वल टू m/P1 प्लस P2 हुआ। अब यहाँ से हम कहेंगे एक्स स्टार इक्वल टू m/P1 प्लस P2 टू m/P1, क्योंकि हमारा कुछ भी हो सकता है ना, मुझे तो पता नहीं कि ये है, ये है, ये है, क्या है आखिर का, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है हम इसको थोड़ा रेंज में लिखते हैं, दैट इफ P1/P2 is equal to half, then x star is equal to m/P1 to m/P1 plus P2, and y star is the remaining amount that is left out after spending on x star, that is this। तो किसी का यहाँ तक कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हो। धीरे धीरे सबको आराम से समझ आने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में लगता है कि चीजें मुश्किल है, बट समय के साथ सब चीजें आसान हो जाती है बार बार प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, अब जैसे P1/P2 ग्रेटर, क्योंकि इसके हमारे को 3, 4 के 5 केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, इसलिए जैसे कि फर्स्ट केस होगा इसका यहाँ पे P1/P2 less than half, P1/P2 is equal to half, P1/P2 greater than half and less than 2, P1/P2 is equal to 2 and P1/P2 greater than 2। तो ये 5 केसेस होते हैं। तो हमने अभी जो पहला केस करा है ये वाला, हमने ये वाला केस करा है। अब जो है हम एक एक्सट्रीम केसेस कंसीडर कर रहे हैं, पहले ये वाला और ये वाला। जब हमारा P1/P2 is greater than 2 होगा, इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन इज स्टीपर देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि बस हमारे वाई स्टार की कंजप्शन होती है, एक्स स्टार की कंजप्शन नहीं होती। और जब हमारा P1/P2 लेस देन हाफ होगा, तो हम कहते हैं कि हमारा एक्स स्टार की कंजप्शन होती है, वाई स्टार की कंजप्शन नहीं होती। देखो यहाँ पे हमने यही लिखा। अब फिर से P1/P2 इज इक्वल टू 2 होगा, तो जैसे कि हमने पहले फाइंड आउट करा था, एक्स स्टार इज इक्वल टू वाई स्टार, जो कि हमारे क्रिटिकल पॉइंट की कंजप्शन क्या होगी, तो वाई स्टार हमारा होगा m/P1 प्लस P2 टू m/P2, और एक्स स्टार हमारा रिमेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब जो है हमारा केस 5 होता है कि P1/P2 इज ग्रेटर देन हाफ एंड P1/P2 इज लेस देन 2। इसका मतलब हमारा स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट जो है वो स्टीपर होना चाहिए x प्लस 2y के स्लोप से, और 2x प्लस y के स्लोप से फ्लैटर होना चाहिए। तो इसमें जो है हमारा कंजप्शन होती है किंक पे। तो किंक पे हमारी कंजप्शन होती है, जहाँ पे कि हम कहते हैं P1/P2 is belonging to this। अब यहाँ पे जब हमारा किंक पे हमारा इंटरसेक्शन होगी, तो हमारा x स्टार इक्वल टू y स्टार, और हमने यहाँ पे डिमांड निकाली थी m/P1 प्लस P2 फॉर बोथ द कर्व्स। ठीक है, तो हमारे 5 केसेस थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो अच्छी बात है। ठीक है, that is a good thing that either you are getting everything, or it is that you may not be getting things, but sooner or later you will start to get all of these things. That is not a problem। So like you can see here, the 2016 में similar question ऐसा पूछा गया था कि find out the demand function, infer about the prices, देखो minimum of x plus 2y और 3x plus y का। तो हमने इसको ऐसे ही फाइंड करते, जैसे कि यहाँ पे स्लोप होगा हाफ और यहाँ पे स्लोप होगा 3। तो P1/P2 लेस देन हाफ, P1/P2 इक्वल टू हाफ, P1/P2 ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 3, P1/P2 इक्वल टू 3 एंड P1/P2 ग्रेटर देन 3। तो ये देखो सारे केसेस ऐसे ही बने हुए। सिमिलर क्वेश्चन देखो, सीधा 4 नंबर आ सकते हैं एग्जाम में। तो P1/P2 लेस देन हाफ को तो आप सिर्फ एक्स की कंजप्शन करोगे। अगर इक्वल टू हाफ है तो हम इन दोनों को इक्वेट करके कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। 2x इज इक्वल टू y को हमने बजट कांस्टेंट डाला 2x, और फिर हमने x स्टार की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली, और फिर y स्टार की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली। और फिर हमने कहा कि जैसे कि हमने यहाँ पे करा था
कि यहाँ पे हमने किंग की क्वांटिटी फाइंड आउट कर ली और फिर ये जो है m/p1 तक, और y की क्वांटिटी लेफ्ट ओवर था। और जो थर्ड केस हमारा ये है ग्रेटर देन हाफ लेस देन 3, तो x की हमने क्वांटिटी यहाँ पे फाइंड आउट करी, y हमारा 2x है तो हमारा ये आ गया। ग्रेटर देन 3 में हमारा y आ, इक्वल टू 3 में हमारा ये आ। सेम क्वेश्चन आया हुआ है डीएससी के आंसर में। उन्होंने जो पूछा था कि तुम ऐसा केस बताओ जहाँ पे कि तुम दोनों गुड्स की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो हमारा आया था P1/P2 ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 3। जो कंसेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट उनमें से आ जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लेना सबको, चीजें आप सबको आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं आ पाएगा। देखो ये डीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेम क्वेश्चन जो अभी तक आपने करा है, बस उनकी क्वांटिटी पूछ ली गई। तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, बट इन सबको ना आप घर पे जाके, जैसे कि मतलब घर पे ही हो, तो इन सबको प्रैक्टिस करना, बार बार पढ़ना, कोई डाउट हो तो पूछना, जिससे कि आप सबको ये कंसेप्ट दिमाग में आ जाए। जैसे कि अब यहाँ पे इनकम दी हुई है कंज्यूमर की जो कि 100 रुपीज है, और प्राइस ऑफ गुड 1 और प्राइस ऑफ गुड 2 दिया 20 और 30, और इसका फर्स्ट का स्लोप हाफ है और सेकंड का स्लोप 2 है। तो इसका P1/P2 क्या हो 2/3, 0.66, जो कि ग्रेटर देन हाफ है और लेस देन 2 है। तो कि यहाँ पे जो है x और y की कंजप्शन दोनों की हो रही होगी, और x इज इक्वल टू y हो रहा होगा m/P1 + P2 इज इक्वल टू दिस, तो वो 2 आंसर आता है इसका, क्योंकि यहाँ पे P1/P2 0.6 है, जो कि इस केस में फॉल करेगा हमारा, इस केस में फॉल करेगा, और एक्स्ट्रा और वाई की कंजप्शन हमारी ये होगी, और सीधा हमारा आंसर आता है 2। देखा, मतलब सीधा क्वेश्चन आते हैं जो कि, और ऐसा भी हो सकता है कि इसी कंसेप्ट पे सीधा 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते। सोचो 20 से 24 नंबर तो आपके ऐसे ही बन गए, और डीएससी में खेल ही सारा 20 क्वेश्चन, मतलब 50 में अगर 20-25 क्वेश्चन आ गए सही हो गए तो और 15 क्वेश्चन भी तो सही होगा, तो आपके तो डीएससी में एडमिशन हो जाता है। तो इतना आसान है, मतलब बस पढ़ लो और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड केस है हमारा P1/P2 इज इक्वल टू 1/3। तो P1/P2 इज लेस देन हाफ है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा की कंजप्शन हो रही होगी, तो 100/P1 यहाँ पे हमारा 20 हो जाएगा, तो हमारा 50 तो बस ये पूछ लेगा सीधा, है ना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ दे हैव आस्क्ड इज दैट they have given the consumption, now tell us the price ratio. Here you can infer that only the consumption of X star is happening and Y star is not happening. Therefore, you will try to find out the cases in which that would be happening. So that would be happening in the case of P1/P2 less than half, equal to half, and greater than half, and not the greater than, it will be less than half and equal to half. These are the two possible cases in that may be happening. That is why we are saying that this is the case. और अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि भाई मुझे ऐसा केस बताओ जहाँ पे कि बस एक्स्ट्रा की कंजप्शन हो रही हो, वाई स्टार की कंजप्शन नहीं हो रही, तो P1/P2 लेस देन हाफ हो जाएगा। तो ये सब हम यहाँ पे सीधा आंसर्स पूछ ले जाते हैं। इक्वल टू 3,3, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा की कंजप्शन हो रही है, वाई स्टार की कंजप्शन हो रही है। तो यहाँ पे दो केसेस तो वैसे रिमूव हो गए, जो कि है P1/P2 लेस देन हाफ, P1/P2 ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे ये 3 केसेस की पॉसिबिलिटी बन गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सीधा डायरेक्ट। तो मैं, और ये सीधे आपके डीएससी के क्वेश्चंस ऐसा है नहीं कि मैंने बनाए हुए। तो आप देख सकते हो कि जो पढ़ाया जा रहा है कि क्वेश्चंस उनमें से उठ के आ जाते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और आसान होता है इन सब के एंट्रेंसेस को क्लियर करना, इन सब दिमाग से निकाल देना, मुश्किल होता है, कर लोगे आप सब। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन हमारा, इफ द क्वेश्चन इज कंज्यूमर कंज्यूम श्योरली पॉजिटिव क्वांटिटी ऑफ बोथ द, तो पॉजिटिव क्वांटिटी किस में होगा, क्योंकि वो होगा हमारा P1/P2 ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 2 में, बिकॉज इन अदर केसेस देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर द कंज्यूमर टू कंज्यूम आइदर only X or only Y, or the positive quantity of both. But in the case of P1/P2 belonging to half, 2,
the consumer will only be consuming the positive quantity of both the goods. ठीक है, अब यहाँ तक जो है, चलो 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। और अब आप सब अपने बारे में बताओ, आप सब कहाँ के हो? दिल्ली के हो? कहाँ से हो? मैंने आपसे अभी इंट्रोडक्शन मतलब बात ही नहीं करी है। कोई बताना चाहेगा? फिर हम आगे करते हैं। Sir, हम्म, actually I am from Bihar, but I am studying in DU. अच्छा, you are studying in DU? Yes, sir. In which college? Daulat Ram College. Oh, that is great, yeah. Daulat Ram. Daulat Ram is in North Campus, right? Yes, sir. Okay, okay. Oh, so did you get to visit Daulat Ram, like, or like in which year are you? I am in third year. Okay, so you must have got the chance to. Yes, sir. In first sem. Uh-huh. Okay, so how was the DU life? Did you enjoy it? Not at all. Arey, In second sem, lockdown happened and everything are changed. you missing DU life? Yes, sir, missing, but what can I do? There's nothing in your hand now. Yes, sir. But it is also giving us a good amount of time to learn different things. Yes, sir. Like, and in the colleges, we don't get that much of time to do other stuff. But yes, there's the absence of friends Yes, sir. that can't be replaced. And what about others? Hello. Hello. हाँ बोलो मानसी. So I'm an engineering student, Okay. chemical engineering student. अरे वाह, बढ़िया. So yeah, my college was in Jhansi. Hmm. So after giving GATE, I find out that this is not what my aura is. Hmm. Like Hmm. I need to do something else. Hmm. So yeah, lockdown has given me the time to find out what I have to do. So yeah, this is the Arey, conclusion. Like, you are doing very good thing, yeah. There are a lot of engineers in telescope economics as well. Like they are yeah, very so, good. So. matlab, economics, like I'm not finding it that difficult Hmm. because it includes lots of maths, and maths is always like it's in kind of in our blood. It's easy for you engineers. That is a good thing. Actually, there's one more thing is that you don't you don't face that much of problem that we DUIs face because you are much better in mathematics than us. Yeah, like from the beginning only like because the other subject like thermodynamics and all the other subjects that we need to study, that's a very difficult. So like maths was the only one that was the love for our like the love of our life. So yeah, finally like coming to this background, I'm very happy about it. Like I'm like enjoying my day. Yes, you will definitely enjoy. And yeah, like this preparation is very matlab, it's very good. Then like you just the last you year I guys was preparing for GATE and that was very difficult. Like I GATE से can't तो even बहुत आसान है. matlab, that was very depressing, but this is quite interesting. नहीं समझ सकते, GATE बहुत difficult होता है. गेट की कंपैरिजन में डीएससी का इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ वहाँ पे लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट होता है सर्वाइव करना. But matlab I'm confident about that like we can survive. बढ़िया. अरे हो जाएगा, चिंता मत करो, मेहनत करो. और औरों का क्या सीन है? तो डीयू से मतलब एक ही है या फिर और भी डीयू से है कोई? चलो कोई नहीं, आप पढ़ लीजिए. तो कुछ कह रहे पढ़ना है हमारे को, बातें नहीं करनी. ठीक है, तो चलो हमने यहाँ पे अभी तक मिनिमम वाला फंक्शन भी कर लिया है. अब जो है हम यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन भी कर लेते हैं. तो मैक्सिमम फंक्शन जहाँ पे हमने पिछली बार करा था, मैक्सिमम फंक्शन जहाँ पे कि हमने कहा था कि या तो एक्स्ट्रा की कंजप्शन हो रही होगी या वाइस्ट्रा की कंजप्शन हो रही होगी. बट ऐसा नहीं हो रहा होगा कभी भी कि हम दोनों चीजों की कंजप्शन कर पाएंगे. और हमने देखा था कि वहाँ पे हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो बना था वो ऐसे
मतलब वर्टिकल और फिर हमारा हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना था। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे चीजें थोड़ी सी वही, जैसे कि हमने मिनिमम में देखा था कि हमारा यूटिलिटी फंक्शन ऐसे बना था, मैक्सिमम हमारा ऐसे बन रहा होगा। तो आप सब में से कुछ लोग DU से है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, और कुछ लोग जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो उनको फिर मैथमेटिक्स को समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी, मैं उसी से समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि x+2y, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था x+2y इज ग्रेटर देन 2x+y होगा, तो y ग्रेटर देन x होगा, y ग्रेटर देन x हमारा इस रीजन में फॉल करता है। और हमने कहा कि x+2y है, तो इसका मतलब x+2, मैंने यहाँ पे लिखा है x ग्रेटर देन y, तो 2x+y हमारा मिनिमम वाला है। ठीक है, मैक्सिमम वाला भी सिमिलर ही होता है। तो मैं यहाँ से समझा दूं, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक चीज अज्यूम करी कि मैंने कहा कि x+2y की वैल्यू जो है 2x+y से ज्यादा होगी। मुझे ये बताओ कि अब उसका ग्राफ किस साइड में फॉल करना चाहिए। मैंने यहाँ से फाइंड आउट करा कि यहाँ पे जो है y ग्रेटर देन x की वो y ग्रेटर देन x कंडीशन आ रही होगी, वो इस कंडीशन में आ रहा है। अब इस कंडीशन में क्या मैंने कहा कि x+2y की ज्यादा है, और x+2y का इसमें ग्राफ कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में क्या है कि मैंने कहा कि x+2y इज लेस देन 2x+y, और ये मैक्सिमम है। तो इसमें जो है, जब मैंने कहा कि मैक्सिमम है, तो वो यूटिलिटी फंक्शन कौन सा बाहर निकलते हुए आएगा, 2x+y। और ये किस कंडीशन में हो रहा होगा, ये हमारा होगा y इज लेस देन x में, जो कि हमारा इस कंडीशन में है। मैंने कहा कि जब y लेस देन x है, तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन 2x+y हो रहा होगा, जो कि हमारा ये वाला है। ठीक है, तो हमारा ये और ये, so the utility function we will be getting is this. So does anyone have any doubt of how did we get this utility function of this form? If anyone has, you can ask the question or raise your hand. 0,2 से जो लाइन है और मिडिल किंक है, उसके बाद 2,0 तक रहेगी ना उसकी। हाँ, एग्जैक्टली। ये समझ आ गया ना आपको? ये हाँ, तो अगर आपको, जैसे मैंने आपको एक्स वाई की फॉर्म में बताया कि x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन x में, तो आप इससे भी कर सकते हो। जैसे कि 2,0 को पुट करा, 2,0 को पुट करा तो आपका आ रहा है 4, और 4,0 को पुट करा तो 8। अब मैक्सिमम वाला फंक्शन है, तो आप कहोगे भाई यूटिलिटी ऑफ मैक्सिमम इसमें आ रही है, मतलब यूटिलिटी हमारी 2,0 और 4,0, 4, तो यहाँ पे जो है हमारा 8, ये एक सेकेंड रखना, तो यहाँ पे 2,0 जो है 2 और 0, ठीक है। तो हमारा उसी तरीके से, तो मैंने इसमें गलती की है। तो 2,0 और यहाँ से 4, तो 4, और यहाँ पे जो है 4,0, 4 और 8 आ रहा, तो यहाँ पे गलती है शायद, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जो ग्राफिकल आपको ये 2x+2y ग्रेटर देन 2x+y से समझाया है, तो आप उसी तरीके से करना, क्योंकि ना वो ज्यादा फास्ट मेथड होता है हमारे को यूटिलिटी फंक्शन मिलने का। नहीं तो याद रखना कि अगर जब भी मैक्स आ जाएगा तो हमारा कॉन्केव यूटिलिटी फंक्शन बनेगा, और मिनिमम आ जाएगा तो हमारा कॉन्वेक्स यूटिलिटी फंक्शन बनेगा। इस तरीके से भी याद रखना, जिससे कि आप जल्दी से फिगर आउट कर सको अपना आंसर। तो अब वही से हमारे देखो, इसमें अब आप सोचोगे सर क्या इसमें फिर से हमको 5 केसेस करने पड़ेंगे, P1/P2 लेस देन हाफ, इक्वल टू हाफ, ग्रेटर देन हाफ, लेस देन 2, इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2। तो इसमें ऐसे नहीं होता। ठीक है, बट हमारे पता होना चाहिए कि पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या चल रही है। ठीक है, तो बैकग्राउंड स्टोरी ये चल रही है कि अगर हमारा P1/P2 लेस देन हाफ है, तो हम कह रहे हैं कि हमारा जो बजट कांस्टेंट का जो है वो फ्लैटर देन दैट ऑफ द स्लोप ऑफ दिस। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा फ्लैटर है, तो हम कह रहे हैं कि भाई हम उसको अब जो है हम बाहर एक्सटेंड कर सकते हैं। कब तक एक्सटेंड करते हैं, जब तक कि हमारा यहाँ पे x स्टार का जो है लास्ट पॉइंट इंटरसेक्ट नहीं होता, तो हमारा y स्टार जो है 0 हो जाता है और x स्टार हमारा m/p1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला फर्स्ट केस है, और P1/P2 इक्वल टू हाफ है, तो P1/P2 इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये हमारा बजट कांस्टेंट हो गया, और ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन हो गया। अब यूटिलिटी फंक्शन में इंक्रीज करनी है यूटिलिटी, that will increase till the x star is equal to m/p1 and y star is equal to 0.
And the same answer is there, and it is the, now we will consider the extreme case of p1 upon p2 greater than 2. अब मैंने कहा the slope is even steep, the slope of the budget constant is even steeper than that the slope of the indifference curve in this case. So you will shift your indifference curve to the extent of increasing the your utility, and that will happen till the point of intersection of indifference curve will be on the y. So in this case, the x star will be equal to 0 and y star will be m upon p2. And the other case is again you will be getting the x star is equal to 0 and y star is equal to m upon p2. And there's a case 5. नाउ यहाँ पे जो है आप सब फंसोगे, इसलिए जो है ना इसलिए शॉर्टकट होता है, जो कि शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि शॉर्टकट यहाँ पे है कि अगर आपने ये ग्राफ अगर आपने ड्रॉ करा तो यहाँ पे आपका पॉइंट 2,0 था और 0,2 था। अब इसको आप अगर डिवाइड करोगे 2 डिवाइड बाय 2 तो हमारा स्लोप जो इस लाइन का स्लोप आएगा ना, इसमें जो अगर इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्लोप आएगा 1। तो इसमें जो है हम कहते हैं कि अगर हमारा p1 अपॉन p2 लेस देन 2 है, लेस देन 1 है, तो हमारा फ्लैटर देन 1 हुआ, तो हम कहते हैं कि हमारा x स्टार की कंजप्शन हो रही होगी बस। और अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारे y स्टार की कंजप्शन हो रही होगी बस। और अगर इक्वल टू 1 हुआ तो हमारा तो हमारा यहाँ पे जो है या तो हम x कंज्यूम कर रहे होगे या y कंज्यूम कर रहे हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमने मैक्सिमम फंक्शन लिखा है, कि हमने वहां पे कहा था पिछली क्लास पे कि the consumer will not be consuming both of the goods together. He will be either consuming the X or he will be either consuming the Y, but he will not be consuming the both of the goods at the same time. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, slope of budget line greater than half but flatter than 1. तो इस सब से इतने सारे केसेस करने से अच्छा हम इस केस को करते सीधा, लाइन ड्रॉ करी और यहाँ से स्लोप निकाला और सिर्फ स्लोप कम है, ज्यादा है, इक्वल है, उससे आंसर निकल जाता सीधा। देखो ये रहा। देखो ये रहा, मैंने लिखा हुआ भी है, इन कॉन्केव फंक्शन वी डोंट नीड टू सो मेनी केसेस, मेक द इंडिफरेंस कर्व, we are getting that the indifference curve is concave, and join the intercepts and find the slope of line segment after joining the intercepts, and intercept let it be this, then check for p1 upon p2 less than m, p1 upon p2 equal to m, p1 upon p2 greater than m. तो मैंने यहाँ पे यही करा बस। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था कि इंटरसेप्ट x और y के एक्सिस पे हमारा 2 2 है, तो p1 upon p2 लेस देन 1 है, तो हमारे जो है इसमें सारे ये वाले केसेस आ जाएंगे, तो हमारा x स्टार इक्वल टू m upon p1, y स्टार इक्वल टू 0 हो जाएगा। p1 upon p2 इक्वल टू 1 है, या तो हम x कंज्यूम कर रहे होगे या हम y कंज्यूम कर रहे होगे। p1 upon p2 ग्रेटर देन 1 है, तो हम तो बस यहाँ पे y कंज्यूम कर रहे होगे, x को हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे होगे। तो ये किसी को यहाँ तक डाउट है कोई? अब जो है हम एक और, अब जो है ना बस इससे ना हमारे केसेस थोड़े बहुत ही, बस सब कुछ वो ही चलेगा, बस उसमें थोड़े बहुत केसेस में चेंजेस आते रहेगा, तो हम आपको ये वाला करना है। बस ये वाला होते हुए हो जाएगा। और ना साइड बाय साइड अब ना थोड़ा रीडिंग वो निकलसन पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि निकलसन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप रहेगी। ये तो क्वेश्चंस है जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, और आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी भी पता होना चाहिए, तो वो वहां से समझ आती है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम जो है केस 5th करने जा रहे हैं, जहाँ पे कि किंग इंडिफरेंस कर्व, जहाँ पे हमने कहा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम फंक्शन एंड मैक्सिमम फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन किसके लिए यूज होता है बताए कोई? Perfect complements. हाँ, और मैक्सिमम? So we can say concave function like. राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी दैट let's say that we are going to draw the diagram of this, of let's say the u is equal to 4 and minimum of x comma y plus maximum of x comma y,
तो आप कहोगे, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पिछली बार कंसेप्ट बनाया ना, x ग्रेटर देन y क्या होगा, x लेस देन y क्या होगा, हम उस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर हमारा x ग्रेटर देन y हुआ तो मैंने कहा कि भाई there is a value for the x which is greater than the value of y. So in the case of minimum of x comma y, what will be the value? It will be y. In the case of maximum of x comma y, it will be x. So in the x greater than y, the utility function is y plus x. And if x is less than y, then the minimum of x comma y will be x and maximum of x comma y will be y. So we will be getting utility is equal to x plus y. So in all the cases, we will be getting the utility is equal to x plus y, which is the case of, tell me what it is the case of which? It is the case of x plus y substitutes, but बिल्कुल सही, perfect substitutes, right? ऐसे ही वर्क करेगा ये, जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। हाँ, बस लिखा अलग तरीके से गया है, बट काम ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरह करेगा। ठीक है, आ गया समझ? हाँ, तो उसमें परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कोई बताना चाहेगा कि अगर P1 अपॉन P2 लेस देन 1 होता है, जैसे इसका मतलब क्या होगा, P1 अपॉन P2 लेस देन 1, तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब P1 लेस देन P2। तो अगर हमारे दो गुड जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, बट प्राइस ऑफ गुड 1 इज लेस देन प्राइस ऑफ गुड 2 है, तो कौन से गुड की कंजप्शन होगी? गुड 1, राइट। और अगर P1 अपॉन P2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है प्राइस ऑफ गुड 1 इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ 2, तो किसकी कंजप्शन होगी? गुड 2। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी हमारा जो है, अब हम जो है 6.6 कंजप्शन, मतलब 6 यूटिलिटी फंक्शन के बारे में कंसीडर करने जा रहे हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी जो है हमारा मिनिमम ऑफ x कॉमा y प्लस मैक्सिमम ऑफ ax कॉमा ay। तो a की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब पहले जो हम कंसीडर करते हैं a की वैल्यू 1, तो हमको मिल रहा था परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। बट अब हम यहाँ पे a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो सकती है, a की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है। तो तब हमारा आंसर जो है, तब हमको देखना पड़ेगा हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्या होगा, उसी हिसाब से हमको अपना आंसर फिगर आउट करना पड़ेगा। So let's say that we are having the value of a in between 0 and 1. So let's say that a is equal to half. So if a is equal to half, then utility is equal to minimum of x comma y plus maximum of x comma 2 and y comma 2. So if now we will be drawing the utility function in similar fashion. So we can say that the half value can come outside, and this will be minimum of x comma y plus half of maximum of x comma y. And let's say that if x is less than y, so if x is less than y, the minimum of x comma y will be x, and maximum of x comma y will be y. So x plus half of y. अब यूटिलिटी फंक्शन है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन लिख सकते हैं 2x plus y is similar as that of x plus half y। क्योंकि ये एक तरीके से मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एक तरीके से हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर किया, तो कोई यूटिलिटी में कोई चेंजेस, मतलब x और y जो हम आपको आंसर ऑर्डरिंग दे रहे होगे उसमें कोई बदलाव तो आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे x plus half y को 2x plus y भी लिख सकते हैं। अगर हम x ग्रेटर देन y कर रहे होगे तो मिनिमम होगा हमारा y और मैक्सिमम वाले से निकलेगा x, तो y प्लस हाफ x, तो हमारा ये आ जाए x प्लस 2y और 2x प्लस 5। तो x, अब जैसे कि एक लाइन, ये हमारे x इज इक्वल टू y वाली लाइन, इसको हम कहते हैं 45 डिग्री लाइन। इसको हम कहते हैं कि फॉर ऑल द वैल्यूज लाइक इफ द x is 2 then y is 2, x is 3 y is 3, x is 4 y is 4, so it is a line, it's 45 degree line, and in the right of this line the x will be greater than y, and in the left of this line the y will be greater than x. So if we are considering the case of x greater than y, the utility function will be x plus 2y, so the slope of that will be half, and this is the case. And if the x is less than y, then the utility function will be 2x plus y, and the slope will be 2. So it will be this. So 2 and half. So ये कोई मुझे बताएगा कि ये हमने शायद ऐसा पिछली बार करा था ना, वो किस में था, मिनिमम में था, मैक्सिमम में था, ऐसा सेम ग्राफ जो हमारा बन रहा था? ऐसा मिनिमम में था। हाँ बिल्कुल सही, मिनिमम ऑफ, इट वाज मिनिमम ऑफ x plus 2y and 2x plus y.
हाँ कोई बिल्कुल, सेम नंबर्स यूज किए हैं। बस बस बिल्कुल सही। तो हमने ऐसे ही एक तरीके से ग्राफ बना लिया, मतलब इसका बना लिया। तो इसका आंसर भी वही होगा जैसे कि हमने कहा था, P1/P2 लेस देन हाफ क्या होगा, P1/P2 इक्वल टू हाफ क्या होगा, ग्रेटर देन 2 क्या होगा, इक्वल टू 2 क्या होगा, और ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 2 क्या होगा। तो ये सब कुछ याद है ना हर किसी को? तो हम ऐसे ही करेंगे इसमें भी। तो बस यही है, थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। अब हमने कहा कि a की वैल्यू अगर 2 होगी तो क्या होगा। तो 2 अगर हमारी है a की वैल्यू, x लेस देन y है तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन x प्लस 2y है, x ग्रेटर देन y है तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन y प्लस 2x, x इक्वल टू y है तो हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन, कुछ भी कह लो कि फिर तो कुछ भी दोनों का इंटरसेक्शन आगा तो उसको कोई बात ही नहीं है। तो x ग्रेटर देन y है तो y प्लस 2x है और इसका स्लोप जो है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x लेस देन y है तो हमारा इसका स्लोप है half, तो हमारा ये है। तो हमारा इसका इंडिफरेंस स्लोप बन गया ऐसे और ऐसे, जो कि हमारा मैक्सिमम वाले केस में था। और उसका आंसर आपको याद होगा, तो P1/P2 लेस देन 1, P1/P2 इक्वल टू 1 एंड P1/P2 ग्रेटर देन 1, वो पिछले वाले केसेस की तरह है। तो उस तरीके से आंसर निकल जाए। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. चलो इसका बढ़िया। कोई हाँ जनरल केस नहीं है क्या? मतलब लाइक ए की वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं तो हम्म। डायरेक्ट ए लेके सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, तभी तो ये देख रहे हैं ना कि हमने देखना चाहा कि हमने सोचा जनरल लिख देते हैं, बट भाई ए अगर 0 to 1 के बीच में आंसर हमारा अलग निकल रहा है और ए ग्रेटर देन 1 है तो हमारा आंसर अलग निकल ओके। रहा है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा मैक्सिमम वाला केस बन रहा है, ए हमारा लेस देन 1 है तो हमारा मिनिमम वाला केस बन रहा हाँ, है। हाँ बस ये फिगर आउट कर सकते हैं इससे। ठीक है, अब हम सेवंथ यूटिलिटी फंक्शन के बारे में कंसिडर करने जा रहे हैं, जो कि है, तो तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। सर मेरा हाँ नितिज्ञ। हाँ, तुम कहाँ के हो? मैं इंदौर से हूँ, तो अच्छा मैंने ग्रेजुएशन मुंबई से किया था। अच्छा अच्छा, इकोनॉमिक्स में। हाँ। अच्छा बढ़िया, सही है सही। तो फिर तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होगी आपकी। हाँ बेसिक है। अच्छा। वहाँ ये वाले चीजें पढ़ाई नहीं जाती ना। हाँ इतना मतलब डिटेल में नहीं जाते और ये डिफरेंट फंक्शंस तो हाँ नहीं रहते पढ़ाई नहीं हैं। जाती और यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अजीब ही है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ठीक है चलो कोई नहीं। तो इसमें जो है अब हमारा बट अगर तुम सभी कुछ कर जाओगे ना, तुम्हारे लिए फर्स्ट सेमेस्टर में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है ना, जैसे मुझे डीएससी का ही पता है, तो उसको निकालना आसान होगा, मतलब आपको। ठीक है, वो वहां पर डीएससी में आगे जाके पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, तो यूटिलिटी फंक्शन जो है मिनिमम ऑफ x प्लस 2y कॉमा 2x। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अगर इसका भी हम डायग्राम बनाएंगे, एक तरीके से कोशिश करेंगे। डायग्राम बनाना अगर आप सीख जाओगे ना, तो आप ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि 4 इज इक्वल टू दिस फंक्शन है, तो आपने करेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, तो आपका स्लोप यहाँ पे हाफ हो गया और x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0,2, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया। और 2x इज इक्वल टू 4 तो x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारी एक लाइन बन गई। Now the question is that what is the indifference curve? Now we will be figuring out that thing. So let's say now the x plus 2y is greater than 2x. Now if we say that x plus 2y is greater than 2x, so the minimum of that will come out to be 2x. Okay. Now we want to find out in what condition the utility function will be 2x and not that of x plus 2y. So if the utility function will be 2x, now we want to find out the case. X plus 2y is greater than 2x. It means to say that 2y is greater than x. So 2y is greater than x is in the condition of this. अपर कंडीशन, तो यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन हमारा ये बन गया। और दूसरी कंडीशन है x प्लस 2y इज लेस देन 2x, तो 2y इज लेस देन x, तो लेस देन x हो गया तो हमारा ये वाला केस बन गया। और यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन हमारा हो गया x प्लस 2y। ठीक है, ये वाला, इसलिए हमारा यूटिलिटी फंक्शन ऐसे बन गया।
किसी को कोई डाउट कि हमने ये कैसे बनाया? ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बना लिखा हुआ भी है कि किंग के लिए हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो x+2 x इज इक्वल टू 2y निकलता है, और if this तो this तो ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन बन गया। अब हम यहाँ पे जो है नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द केसेस ऑफ what will be the marginal demand function in this case. If P1 upon P2 will be less than half, so the consumption will be there of only X. So X star will be M upon P1 and Y star will be 0. And if X star is equal, if P1 upon P2 equal to half, now now the budget constant will be this. So we will try to find out the demand at the king where X is equal to 2Y. So we will put X is equal to 2Y in the budget constant, and we will write as P1 multiplied by 2y plus P2 y is equal to m, and we will get the y to be m upon 2p1 plus p2. But we know that at the king x is equal to 2y, so x is equal to 2 multiplied by m upon 2p1 plus p2. So this is a so the consumption can be from here to the end point. So x star will be 2m 2m upon 2p1 plus p2 to m upon p1, and y star will be the leftover part. And now the other case, third case, is that of p1 upon p2 greater than half. Now, if it will be greater than half, we can see even if you made the budget constant any amount of steepness you can give to the budget constant, it will always intersect at the key. So at the kink, you have already found out the demand, which is x star is equal to 2m upon 2p1 plus p2 and y star is equal to m upon 2p1 plus p2. ठीक है, तो यहाँ तक हर किसी को समझ आ गया या कोई डाउट है तो बस पूछ लो। चलो बढ़िया। देखो ये रहा डीएससी 2008 का क्वेश्चन 7। तो मतलब सीधा ये सेम क्वेश्चन, मतलब इसी कंसेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आप ये शायद आप सब सॉल्व भी कर लोगे। मैं आपको एक बार बताया था, क्योंकि जब आप देखोगे ना डीएस के पेपर, फिर आपको सब कुछ क्वेश्चंस आने लग जाए कि हाँ ये ऐसे करा था हमने। और प्रीवियस इयर्स में से ही पेपर बनता है डीएससी का मोस्टली आधे से ज्यादा। और शायद आपके टाइम भी अगली बार ऐसा ही हो कि प्रीवियस ईयर से पेपर उठ के आ जाए, बट वहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं और आंसर चेंज हो जाता है बस। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर्स के आंसर्स तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्यों सॉल्व हुआ। तो इसको इसको भी मैं बताया था कैसे आया हुआ आंसर। तो केस 1 है x plus y is greater than 2y, तो x is greater than y, x is greater than y का हमारा ये वाला केस हो गया। और यहाँ पे जो है हमारा मिनिमम है, तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन 2y आ गया। ठीक है, तो हमारा 2y है, तो y की वैल्यू ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन हो गया x greater than y में। और x less than y में हमारा यूटिलिटी फंक्शन है x plus y, तो हमारा ये हो गया। तो p1 upon p2 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 हुआ, तो हमारा नहीं, यहाँ पर मैं आपको ग्रेटर देन 1 बताता हूँ। ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारे पास y की कंजप्शन हो रही होगी। देख, ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमारे पास y की कंजप्शन हो रही होगी। इक्वल टू 1 हुआ तो हमारी किंक से एंड पॉइंट तक कंजप्शन हो रही होगी, जो कि हमारा है m upon p2। y स्टार की कंजप्शन है m upon p2 to m upon p1 plus p2, and x star is the leftover part। and p1 upon p2 is less than 1 है, तो हमारी पास एक्स्ट्रा किंग पे कंजप्शन होगी, जो कि हमारा ये वाला। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो सीधा क्वेश्चन आता है डीएससी में। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया that if x star comma y star is equal to 3, 3, so then tell me the price ratio. So the consumption of x star y star is both positive. That can only happen in the case of when p1 upon p2 is equal to 1 or less than 1। तो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारा ऑप्शन दिया होगा ये। अब जिसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट्स की, तो सीधा आंसर लिख देगा और उसके 4 नंबर पक्के। तो कोई डाउट? चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम।
जिसमें एक और डीएससी का क्वेश्चन 2009 का है और क्वेश्चन 11 है, तो ये भी आसान है। तो तुम्हारा बजट जो है वो ऐसे, योर बजट इज सच दैट इफ यू स्पेंड योर एंटायर इनकम ऑन द टू you can afford either 4 units of X or 6 units of Y or 12 units of X and 2 units of Y. If you spend your entire income on X, what is the good X? What is the quantity of X that you can consume? तो इसका कोई बजट कांस्टेंट बताना चाहेगा कैसे होगा? इसका तो सिंपल है ना, लाइक 2 पॉइंट्स दिए हैं तो स्लोप निकाल लो उससे। देखो कोई और इजी मेथड है। आपको मैंने कहा है that you are consuming 4 units of X and 6 units of Y. So what will be the budget constant? 4x plus 6y is equal to 12x plus 2y. We can do like that. Here, what is X and what is Y? Amount of good like X consumed. But are you not given the demand of the good? Here in the budget constant, they are the two variables that are the prices and the demands. Here, what we are given. Here we are given the quantity of X and quantity of Y, right? But we are not given the price of X and price of Y. So what we will write is that 4px plus 6py, right? बोलो। Yes, sir. और दूसरा केस होगा 12px plus 2py. अब जो the consumer is the same person, so his income will be same in both the cases, so we can equate these two cases, right? And in this manner we can get the equation in the form of px and py. देखो यहाँ पे है, देखो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया py is equal to 2px. अब मैंने लिख दिया py is equal to 2px, तो मैंने यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा 2px, तो m तो जब मैंने यहाँ पे 2py के बदले 2px लिखा तो 12px हो गया, 16px हो गया, और 16 तो m upon px, जब मैंने कहा कि that the consumer should only be spending on the good X, so that will be m upon px. So m upon px is equal to 16. So he will be consuming 16 units of good X if he would be spending all his income on the good X. I think now it is clear to each one of you, right? Yes, sir. It's clear. चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो डीएससी 2009 का क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें भी आपको ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो ये जो अगर आप क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे है ना, तो आप निकलसन पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको समझाया हुआ है हर एक कंसेप्ट को, जैसे कि कॉन्केव हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉप डगलस हो गया, व्हाट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, all of that is there written in the clear crystal manner, so you will be better able to understand that as well. और जैसे यहाँ पे अब कॉन्केव फंक्शन के बारे में बात हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपको शायद सर्कल का फॉर्मूला याद है, जो हमने 10th में पढ़ा था शायद, या 9th में। क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस Y minus the whole square is equal to like constant. is equal to r square, Yes, where r is the radius and h comma k r is the center of the circle, है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हम यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कंसीडर करते हैं, तो ये हमारा कॉन्केव कॉन्केव पार्ट हो जाता है। और कॉन्केव पार्ट में हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि कंज्यूमर या तो एक्स अफोर्ड करता है या फिर हमारा वाई अफोर्ड करता है। तो हम यहाँ पे जो स्लोप निकालते हैं ना, जैसे कि अगर मैं आपको जनरल केस बता रहा हूँ, मैं आपको और नोट्स ना सेंड करूँगा जिससे कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, क्योंकि ये एंट्रेंस होता है ना, तो एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आपको बेसिक लेवल समझाया नहीं जाता। तो मैं एक सेकंड वेट करना।
हाँ सॉरी, मैं घर पे कुछ काम आ गया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर कॉनकेव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज ए अपॉन बी। तो यहाँ पे हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है 1। और सर माइक ऑफ है। Sir, you are not audible. 20, ठीक है। तो यहाँ पे और जैसे कि P1 अपॉन P2 लेस देन 1, तो ये मैंने 3 केसेस करे हुए। तो ये सब कॉन्केव फंक्शन की तरह है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी ही चाहिए। बट जैसे कि नोट्स में कोई भी डाउट होता है ना, पूछ लिया करना। देखो अब यहाँ पे नाउ सम ऑफ यू वुड बी आस्किंग द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आर वी नॉट यूजिंग द लाग्रांज हियर, है ना? कोई सोच रहा है इसको लाग्रांज से क्यों नहीं कर रहे? देखो अगर लाग्रांज से आप कोशिश करोगे ना, तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपका ये बजट कांस्टेंट हो गया और क्रिटिकल पॉइंट इन डिफरेंस कर्व से टेंजेंसी का पॉइंट ये हो गया। बट don't you think that the utilities can still be increased with this budget constant, like that a utility can go upward and it will be at a point where this will be the consumption? So indifference curve gives only the Lagrange only gives us the point where the both of these curves are tangent, not where the utility is maximized. That is why we are saying that here the Lagrange can't be used because it is a concave function. So is it clear? इसका आंसर क्या एग्जैक्ट है? हाँ, इसका आंसर है क्योंकि P1 अपॉन P2 जो है हाफ है, और जो स्लोप ऑफ बजट कांस्टेंट है वो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का वो 1। तो बजट कांस्टेंट फ्लैटर है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं दैट द कंजप्शन ऑफ गुड x विल बी टेकिंग प्लेस ओनली, और x स्टार इज इक्वल टू m अपॉन P1 है और x स्टार इज इक्वल टू 100 अपॉन 5, तो इसका आंसर वो 20,0। और ये डीएसए का क्वेश्चन आया हुआ। और अगर आपसे पूछे कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी बताओ, इनडायरेक्ट यूटिलिटी क्या होगी, तो आप इसको सीधा यूटिलिटी फंक्शन में पुट कर दोगे, e ऑफ 20 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, तो e 400 आ जाएगा। तो मतलब ऐसे भी पूछ सकते हैं कि टेल मी द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी एट द ऑप्टिमम लेवल। तो सब कुछ आपने करा होगा, बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी कौन इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहा हो, कौन नहीं पढ़ रहा होगा। टीचर तो हर किसी का सेम ही होता है, बट कोई कुछ करता, कोई बहुत कुछ करता, तो कोई कुछ नहीं कर पाता, है ना? सब प्रैक्टिस का खेल है। ऐसा नहीं है कि हर कोई कभी ना कभी सक्सेसफुल हो ही जाए, कोई पढ़ाई की वजह से होगा या फिर कोई बिजनेस से होगा, ठीक है। तो अब जो है 2000 देखो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिराइव द मार्शल डिमांड फंक्शन एंड हिक्सियन डिमांड फंक्शन। तो डीएससी 2017 का क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि मार्शल डिमांड फंक्शन में आपको पढ़ाई है और हिक्सियन मैंने आपको पढ़ाई है, तो उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब आपको लगरांज लगा के इतना बड़ा करने की जरूरत, जैसे कि लगरांज कर, बट लगरांज करने का टाइम तो है नहीं, चाहिए जल्दी करना पेपर में। तो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ x डिवाइड बाय द मार्जिन ऑफ y। मार्जिन ऑफ x यहाँ पे हुआ मार्जिन ऑफ q1 which will be q2 minus k2 and q1 upon a1। तो यहाँ से हमने निकाला। देखो ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, क्योंकि निकालना आसान नहीं होगा। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने लेफ्ट हैंड साइड में P1 Q1 रखा, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पे हमने P2 Q2 सब्स्टिट्यूट इन द बजट कांस्टेंट। तो अब आप या फिर P1 Q1 को आप बजट कांस्टेंट में सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हम क्या करते हैं लगरांज में सबसे पहले मार्जिन रेट सब्स्टिट्यूशन को प्राइस रेशियो से इक्वेट करते हैं, फिर हम जो है बजट कांस्टेंट में इक्वेशन को पुट करते हैं, या तो y की फॉर्म में या फिर x की फॉर्म में। अब हम आपको बजट कांस्टेंट दिया हुआ P1 Q1 प्लस P2 Q2 इज इक्वल टू m,
तो भाई मैं इससे अच्छा आसानी से ये करूँ ना, या तो मैं P2 Q2 की फॉर्म में पुट करूँ या मैं P1 Q1 की फॉर्म में पुट करूँ। तो ये सब जो है ना आपको प्रैक्टिस से आएगा कि मैं अपना काम कैसे आसान करूँ जिससे कि मेरे पास टाइम बचे, क्योंकि टाइम का ही तो खेल है ना वहाँ पे सब कुछ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं P2 Q2 को पुट करा। अब ये जो मैथमेटिकल कोर्स के बच्चे होते हैं ये इन चीज़ों में फास्ट होते हैं, क्योंकि इनको आंसर्स निकालने, मैनिपुलेशन करना जल्दी आता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये खेल जाते हैं। और यहाँ पे हमने P2 Q2 को पुट करा और फिर हमने यहाँ Q1 स्टार की क्वांटिटी निकाली और फिर Q2 स्टार की सिमिलरली, क्योंकि हम आपको पता है भाई यहाँ पे सिमिलर प्रॉपर्टी लग रही है, तो बस P1 के बदले P2 लिख दो, A1 के बदले A2 लिख दो, तो हमारा सिमिलरली लिख के ऐसे आ गया। बट ये हर केस में नहीं हो पाता, ये भी इसकी प्रैक्टिस ज़्यादातर मैथमेटिक्स वाले बच्चों को ज़्यादा होती है, तो ये चीज़ें वो ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिमिलरली ऐसे लिख दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई हम इसको जो है थोड़ा आसान वे में लिख दो A1 की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे 2A1 P1 ऐड करा और 2A1 P1 सब्ट्रैक्ट करा, जिससे कि हमारे को निकला 2P1 यहाँ से कैंसिल होके A1 प्लस M माइनस A1 P1 माइनस A2 P2 अपॉन 2P1 और सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ गुड 2 इज इक्वल टू A2 प्लस M माइनस P1 A1 माइनस P2 A2 अपॉन 2P2। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे Q1 स्टार भी निकल गया, Q2 स्टार भी निकल गया। ये हमने करा किस लिए? क्योंकि हमारे को अब Q1 स्टार माइनस A1 और Q2 स्टार माइनस A2 लिखने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा पूरा करना पड़ता और थोड़ी दिक्कत हो जाती। तो हमने यहाँ से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाला, इसको पुट करके, ठीक है। अब हमारे को हिक्सन डिमांड फंक्शन निकालना है, तो हमने मार्शल डिमांड फंक्शन निकाला, तो हमारे को पहले इनकम एज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी निकालना पड़ेगा। तो हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन हमारा थोड़ी मैनिपुलेशन करके आंसर ये निकला। फिर हमारा शेफर्ड लेमा लगा के P1 से डिफरेंशिएट करके हमारा हिक्सन डिमांड फंक्शन ऑफ गुड 1 निकल जाएगा, और Q2 से डिफरेंशिएट करेंगे, P2 से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा हिक्सन डिमांड फंक्शन ऑफ गुड 2 निकल जाएगा। ये याद रखना कि यहाँ पे प्राइसेस से डिफरेंशिएट करते हैं तो गेट द हिक्सन डिमांड फंक्शन फ्रॉम द एक्सपेंडिचर फंक्शन। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं है ना? चलो बढ़िया। तो अब ये जो है, ये मैंने इस पर पूरी फोटो नहीं करी हुई, तो अब आगे की क्लास बाद में कर लेते हैं। ठीक है, तो आज क्लास सबको समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चंस निकलसन में मिलते हैं ना? हाँ हाँ, निकलसन में मिलते हैं। बस ये है कि थोड़े वो ना मैनिपुलेशन तो करेगी ना भाई, जैसे कि ऐसा होगा 50 क्वेश्चंस आएंगे तो डीएससी के पेपर में, तो ऐसा कर लो कि 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, वो ऐसे क्वेश्चन डालेंगे जो कोई भी नहीं कर सकता। तो वो आपको फिगर आउट करना है कि ये मुझे टच मी नॉट क्वेश्चंस है, कि उनको करना ही नहीं है। मेरा खेल बस ऐसा है कि मेरे को पहले 22 से 25 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकालने, जो कि इजी फिगर आउट करने हैं। उनको अगर सही होगा फिर मैं खेलूंगा रैंक के लिए। रैंक के लिए इसलिए खेलते हैं क्योंकि स्कॉलरशिप मिलती है बहुत अच्छी। तो जैसे कि डीएससी में अगर रैंक 1 आई तो 10,000 रुपये मिलते हैं, तो ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है डीएससी में और उनकी वैल्यू होती है, तब हम रैंक पे खेलते हैं। बट टच मी नॉट क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो ये तो भाई आपके लिए आसान क्वेश्चन हो गया, आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। मतलब और ऐसे अगर क्वेश्चन डीएससी के पेपर में ऐसे 25 या 26 क्वेश्चन सही कर दिए तो मतलब सिंगल डिजिट रैंक आराम से आ जाएगी। अरे आप सिंगल डिजिट नहीं, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, मतलब जनरल कैटेगरी में। ये उसमें है, जैसे कि हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 50 क्वेश्चन आ गए 200 नंबर का। तो हर साल जो है कट ऑफ 120 110 जाती है, मुझे जनरल का आइडिया है। तो वहाँ पे 110 रहती है, 115 120। तो जितना भी आसान पेपर आ जाए वो कट ऑफ इतनी रहती है। और 110 120 कितने मार्क्स हो, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन है ना। तो बस 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारे बस सही होने चाहिए वो। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1 नंबर की। हाँ तो मतलब हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग ज्यादा दुख लगता है कि अगर गलत हो गया। तो 20 से 25 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल सही होने चाहिए, तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और रैंक के लिए फिर हमको और ज़्यादा खेलना पड़ता है। रैंक के लिए 140 150 ऐसे जाते हैं। तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना, और जो भी निकलसन में उसको अच्छे से पढ़ना, और जो मैथ्स में निरंजन पढ़ाएगा, और मैक्रो में अगर और राधिका और भी सब जो ट्यूटर्स पढ़ाएंगे, मेंटर्स हुए, वो उनको अच्छे से पढ़ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। तो ठीक है, मैं आगे का नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होगी हम तब कर लेंगे, और मोटिवेटेड रहो और पढ़ते रहो। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, और जो इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे प्रोफेसर्स होते हैं, मतलब they are in the policy makers like that of RBI, big committees. They are members of big committees, so they are very knowledgeable. You will get to study from these type of professors, and you will be proud of it. And you can also go for PhD and can do something big as well. So, and at the fees of Delhi School of Economics is 8,000 rupees. So you can just see how much value it is giving you. So I will just say that it is a very at that so much of less fees you get is to study so many things, and from so big professors who can even teach in the foreign institutions.